हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अब आते हैं लॉ पर। तो गैसियस लॉ में हम सबसे पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ। तो लॉ क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है? या फिर आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अभी ये बात हम लोग प्रूफ भी करेंगे। At a constant temperature for a given mass of gas, the product of pressure and volume is always constant. PV बराबर K, PV is equal to K। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहले तो आप ये लॉ लिख लीजिए जल्दी से। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। और ये किसी गिवन मास ऑफ गैस यानी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के बारे में बोला जा रहा है। गिवन मास ऑफ गैस। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। अब अगर ये P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ओपन कीजिए, तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा। P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वही ये लिखा है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यहां से आ गया PV इज इक्वल टू K कांस्टेंट। तो अगर मैं दो गैसों को कंपेयर करूं, on comparing two gases at same temperature, तो मुझे मिलेगा P1 V1 प्रेशर, P1 V1 वॉल्यूम इज इक्वल टू K। और ठीक इसी तरह से P2 V2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट रहेगा। भाई देखिए, आप प्रेशर बदले अगर फॉर सेम गैस है ना, on comparing two same gas at same temperature, जिनका अमाउंट भी सेम होना चाहिए, तो प्रेशर बदलेंगे, वॉल्यूम बदलेंगे, प्रोडक्ट तो कांस्टेंट आएगा। P2 V2 भी K आएगा। इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2 है ना। इससे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। P1 V1 बराबर क्या आ जाएगा? P2 V2 आ जाएगा। तो PV बराबर कांस्टेंट। अच्छा, इस PV बराबर कांस्टेंट में मैं और इसमें डेंसिटी का यूज कर लूं तो वो कैसे? डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा m बाई रो, वॉल्यूम इज इक्वल टू m बाई रो। तो P इंटू m बाई रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। और गैस का मास तो कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट ये भी है, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ कर लो, तो P बाई रो इज इक्वल टू K डैश मान लीजिए, कांस्टेंट हो गया। तो उसी तरह से P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2, ऐसा भी बोला जा सकता है। P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, यहां तक नोट कीजिए। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P1 V1 बराबर P2 V2। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बस। ओके, और P1 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो 2। चलिए स्लोप के बारे में जरा जानते हैं, स्लोप को डिफाइन करते हैं। अगर मैं स्लोप को डिफाइन करूं PV कर्व में, तो हमारा PV कर्व कैसा होता है? अगर मैं PV कर्व की बात करूं तो प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व होता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। तो इसके स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा बताइए? इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव।
क्या ये बात हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा? क्या ये बात हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसका स्लोप नेगेटिव होगा पीवी कर्व में? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर है ग्राफ का, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनता है, इसके ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है। मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि इसका स्लोप नेगेटिव ही होता है और कुछ नहीं होता है। कैसे प्रूफ करें? देखिए, थ्योरेटिकली तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है तो नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ही जाएगा, स्लोप यहां पर नेगेटिव बनेगा। और बाकी अगर आप यहां पर मैथमेटिकली इस बात को डिफाइन करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीका है पीवी इज इक्वल टू के। ठीक है, मुझे स्लोप के लिए क्या चाहिए? डीपी बाई डीवी, एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप जो कि डीपी डीवी का रेशियो दे दे, वही स्लोप को डिफाइन कर देगा। तो डीपी बाई डीवी निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो क्या आएगा? पी डीवी प्लस वी डीपी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा? 0। तो यहां से अगर आप डीपी बाई डीवी निकालें तो पी डीवी इज इक्वल टू माइनस का वी डीपी, तो डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस का पी अपॉन वी। तो ये डीपी बाई डीवी ही क्या बन जा रहा है? आपका स्लोप। और ये नेगेटिव साइन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो डीपी बाई डीवी आप चेक कर लीजिए, मिल जाएगा आपको नेगेटिव स्लोप। बिल्कुल सही प्रिंस, आपका भी आंसर यही है, डीपी बाई डीवी नेगेटिव होगा। ओके, इसलिए ये ग्राफ इस तरह से बनाया। जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए, अब और भी डिटेल में ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं बॉयल्स लॉ को लेकर। और भी डिटेल में ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं बॉयल्स लॉ को लेकर। ओके, तो ग्राफिकल एनालिसिस पे आते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस, चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो पीवी कर्व, ये तो मैंने आपको बता ही दिया पीवी कर्व कैसा होता है। पीवी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये कट नहीं कीजिएगा इधर से, ये ध्यान रखिएगा, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। आपको समझ में आ ही रहा होगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं। ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा पॉइंट बताइए, जैसे मैं यहां पर कुछ मार्क कर देता हूं आपके लिए, तो आप ज्यादा आसानी के साथ मुझे रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है, ये कर्व बना लीजिए पहले तो सिंपल सा। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर एक पॉइंट ए है, यहां पर एक पॉइंट मैंने बी बना दिया, यहां पर एक पॉइंट मैंने सी बना दिया, यहां पर एक पॉइंट मैंने डी बना दिया। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और बना देता हूं ई। ए बी सी डी ई, ठीक है? किस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? किस पॉइंट पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम मैक्सिमम होगा? ढूंढिए इसमें, तब तक मैं कुछ और सवाल आपके लिए तैयार करता हूं। आंसर आया? वेरी गुड, बी। बी वो पॉइंट है, एक्चुअल में इसको आइसोथर्म बोलेंगे। बी वो पॉइंट है, इसको आइसोथर्म बोलेंगे, जहां पर साइमल्टेनियसली प्रेशर और वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये देखिए ध्यान से, पीवी कर्व है, 3 कर्व बनाए हैं जो कि T1, T2, T3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताना है T1, T2, T3 में रिलेशन।
कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, तो ग्रेटर और लेसर का साइन यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। बताइए, ग्रेटर और लेसर का साइन यूज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इसके साथ साथ रीजन भी बताना है। ऐसा क्यों? कोई आंसर भी दीजिए भाई, रीजन भी दीजिए इसका। आंसर तो बता रहे हैं आप लोग, रीजन क्या होगा? रीजन पूरे बॉयल्स लॉ में ये बात याद रखिए, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी टेम्परेचर। अब ये मुझे सपना तो आया नहीं होगा, तो ये कहां से आ रही है भाई ये बातें कि ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर? देखिए, आप लोग बॉयल्स लॉ में पढ़ते हैं पीवी बराबर के, और अगर इसको आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी से हम कंपेयर करें, कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिए, यानी आपको मिल गया के बराबर एनआरटी मिल गया। अब देखिए, एन तो फिक्स है, कांस्टेंट है, और आर भी फिक्स है, वो भी कांस्टेंट है। दैट मींस स्लोप के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। T1 सबसे बड़ा, देन T2, देन T3। P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाना है मुझे। P वर्सेस 1/V का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखिए, P वर्सेस 1/V का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ आपका कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में बात आ रही है? 11th वाले बच्चे ध्यान से देखें, PV इज इक्वल टू क्या होता है? K। PV इज इक्वल टू K होता है, तो मैंने यहां पर क्या कर रहा हूं? P इज इक्वल टू 1/V इंटू K, बस इतना ही तो कर रहा हूं। P इज इक्वल टू 1/V इंटू K, ऐसे ही तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब मुझे इसको y एक्सिस पे बनाना है और मुझे इसको x एक्सिस पे बनाना है, तो ये y बराबर mx जैसा नहीं बन गया? बताइए, ये y बराबर mx बना कि नहीं बना? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सीधा। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, कितना समझ में आ रहा है ये मैं जान लेता हूं। T1, T2, T3 को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे? ठीक है ना, रीजन सेम रहेगा वही, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। चलिए अगले पे आए, नोट कर लिया ये। अगला ग्राफ किसका है? पीवी वर्सेस वी का। पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कैसा बनेगा? तो भाई पीवी बराबर तो कांस्टेंट होता है, फिर चाहे यहां पर वी हो या पी हो, हमें क्या करना? तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो सीधी लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्या पूछूंगा, समझ गए? चलिए देखते हैं क्या पूछ सकते हैं आपसे और आप क्या जवाब देते हैं। बना लीजिए फिर से 3 लाइनें, अरेंज कीजिए। T1, T2, T3 कैसे अरेंज करेंगे बताइए? T1, T2, T3, अगर सिर्फ आपको यह बताना होता P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ने से थोड़ी ना सिलेक्शन होने वाला है यार। या तुम्हें क्या लगता है मेंस तक के एग्जाम में या नीट तक के एग्जाम में ये बात पूछेगा? ये नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन पार्ट पूछेगा। अगर इतना सिंपल होता तो मैं पढ़ाता ही नहीं, सीधा रियल गैस पे आ जाता, है ना। तो अपने को गैस लॉ के एप्लीकेशन पार्ट बहुत अच्छे से सीखने हैं, वही काम के हैं, और उन्हीं में अपना समय अपने को लगाना है। बाकी सारी चीजें समय बर्बाद करेंगी। तो थ्योरी बहुत ना के बराबर है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा T1, T2, T3 में क्या होगा? आंसर बोलिए। कई लोग कह रहे हैं आंसर सेम होगा, T1, T2, T3 सेम होगा। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3, ये गलत है। इसका सही आंसर है सबसे बड़ा T1, अमन का आंसर बिल्कुल सही था, उससे छोटा T2 और सबसे छोटा T3। मैं बताता हूं ऐसा क्यों लगा आपको। ऐसा आपको इसलिए लगा क्योंकि मैंने कहा PV बराबर कांस्टेंट होता है, PV बराबर कांस्टेंट होता है, तो PV का प्रोडक्ट K के बराबर हो गया, और K तो सबका सेम होगा। नहीं,
अभी अभी आपको सिखाया ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। तो अगर आप ये देखिए कि कौन से पीवी की वैल्यू बड़ी दिख रही है, इसकी, फिर उससे छोटी इसकी, फिर उससे छोटी इसकी, तो इसका के सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका। समझ में आ रहा है? एंड ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। तो T1 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T3। इस सवाल में ज्यादातर लोग गलत करते हैं, तो ये ध्यान से रखिएगा, ठीक है? सबसे बड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। T1, T2, T3 इक्वल नहीं होंगे भाई। अरे सभी लोग बोल रहे हैं ऑल आर इक्वल। क्यों भाई? कैसे सब बराबर हो जाएगा? ये गलत है आंसर आप लोगों का। सबसे बड़ा T1, उससे छोटा T2 और सबसे छोटा T3। ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर। PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K। K की वैल्यू ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा। तो इस वाले गैस के लिए इसका K की वैल्यू सबसे ऊपर है कि नहीं? क्योंकि ये PV इज इक्वल टू K के बराबर है। यहां पर PV की वैल्यू कम है, यहां पर PV की वैल्यू और कम है। तो आप K नहीं दिख रहा है आपको, आप K को कांस्टेंट है, बराबर क्यों ले रहे हो उसको सबको? ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है। हर साल मैं जब ये टॉपिक में ये ग्राफ स्टार्ट करता हूं तो ज्यादातर 80% 90% लोग इसका आंसर T1 बराबर T2 बराबर T3 ही देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आएगा तो बहुतों का गलत भी होगा। और आपको नहीं लगता ये जब भी क्वेश्चन जेईई मेन या नीट में आएगा तो वो प्यारा वाला ऑप्शन भी होगा T1 बराबर T2 बराबर T3, है ना? तो जरूर होगा, -1 देना है तो इसलिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ आप लोग खुद बनाइए। log P वर्सेस log V का ग्राफ कैसा बनेगा? log P वर्सेस log V, log P वर्सेस log V का ग्राफ कैसा बनेगा? बनाइए। सेम फंक्शन तो आपको पता ही है, log लगा दीजिए। इधर देखिए, PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K होता है तो इसमें आप क्या करिए, दोनों साइड log लगा दीजिए, मिल जाएगा आपको। log P प्लस log V इज इक्वल टू log K। तो log P इज इक्वल टू माइनस का log V प्लस का log K। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये -1 आपका स्लोप हो गया, और ये log V को आप x एक्सिस पे बनाएंगे तो ये इंटरसेप्ट आ गया y बराबर mx प्लस c। स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। ये m बराबर tan थीटा इज इक्वल टू -1। थीटा कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। क्लियर है? देख लीजिए यहां तक। कुछ पूछना है इसमें? यहां तक कोई डाउट? जल्दी से देखिए और बताइए। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? ग्राफिकल एनालिसिस क्लियर है? इस तरीके के ग्राफ पूछे जा सकते हैं आपसे। PV का PV वर्सेस V, P वर्सेस 1/V या log के टर्म में। ओके, तो आज ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोगों का कल टेस्ट भी है और ये टॉपिक तो आ भी नहीं रहा है। तो इक्विलिब्रियम और एमीन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 12th और 13th वाले, 11th वाले केमिकल बॉन्डिंग। 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में जो आज तक पढ़ा दूंगा इवनिंग तक, आज के लेक्चर में, वो सारा का सारा कल के टेस्ट में आ रहा है। ओके, तो सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम तो पूरा आ रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम के सवाल भी ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ साथ केमिकल बॉन्डिंग के भी सवाल आएंगे 11th क्लास में, और जो आज सैटरडे की क्लास में जहां तक पढ़ा दिया जाएगा वहां तक कल के टेस्ट में आ रहा है। ओके, तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर नंबर 1 हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।